Assalamualaikum dear students, welcome to the Azeen group of publications. I am Nimradin, your chemistry teacher, and today we are going to study what is molecular formula and what is empirical formula and how they are calculated from chemistry book by Azeen Academy. इस पोर्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने जो पिछला लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि एम्पिरिकल फार्मूला हमें सादा तरीन रेशियो देता है एलिमेंट्स के दरमियान, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स देता है। जहाँ हमने अपने पिछले लेक्चर की बात ख़त्म की थी वहाँ हमने ये बात की थी कि एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना हो तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है और एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है तो उस मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करने से पहले आपको पहले एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना पड़ता है, देन उस एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला को। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करने या एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने से पहले आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। ये बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुकी हैं कि हमारे पास दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है क्वालिटीज़ यानी कि खूबियाँ। एक ऐसा एनालिसिस जिसमें आप एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके पास जो गिवन चीज़ है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, लाइक कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है या पोटाशियम है। यानी आप चेक करते हैं कि उसमें एलिमेंट्स कौन से हैं। तो ऐसा एनालिसिस जिसमें आप एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि इस सैंपल में कौन कौन सा एलिमेंट मौजूद है, ऐसे एनालिसिस को हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि वो एलिमेंट्स तो हैं, लाइक कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो मौजूद है, लेकिन कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है और कितना ऑक्सीजन है, यानी अगर आपसे कहा जाए कि उन्हें एलिमेंट्स की अमाउंट भी चेक करें, तो ऐसा एनालिसिस जिसमें आप अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, ऐसे एनालिसिस को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इन दो टर्म्स को बताने के बाद बात हमारी ये थी कि हमने एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना था, जिससे रिलेटेड हमारी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। इस पोर्शन को स्टडी करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो टॉपिक है इसको और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 2 को बिल्कुल सामने रखें। सबसे पहला रूल एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने का ये है कि आपने कैलकुलेट करने हैं मोल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला सादा सा है। आपने जो भी मास ऑफ एलिमेंट होगा उसको एटॉमिक मास के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ये सबसे पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट द मोल्स। कैलकुलेट मोल्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है कि मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास। यानी आप यूँ कह लें, जैसे हम कहते हैं ना कि परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो तो ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स करते हैं और फिर मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। कुछ ऐसा ही सिनेरियो यहाँ पे भी है। वो ये कहते हैं कि आपने अगर मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो आपने मास ऑफ एलिमेंट को डिवाइड कर देना एटॉमिक मास के साथ। इसके बाद उस चीज़ को आप मल्टीप्लाई किस चीज़ से कर देंगे, 100 से, तो आपके पास किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन हमारे पास यहाँ पहला स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप वो आज कि कैलकुलेट द मोल्स। तो आपने एटॉमिक मास लिया, लेकिन एटॉमिक मास लेने से पहले आपके पास एक गिवन मास होगा। आप गिवन मास यानी मास ऑफ एलिमेंट को डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास के साथ। जब उन दोनों चीज़ों को डिवाइड करेंगे तो जो चीज़ आएगी वो आएगी मोल। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल नंबर 3 में आपके पास एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C की बात है। अगर आप उसके स्टेटमेंट को देखें तो उसमें हमारे पास कार्बन की परसेंटेज 40% लिखी हुई है, हाइड्रोजन की परसेंटेज 4.58% लिखी है, इसी तरह ऑक्सीजन की परसेंटेज 54.5% लिखी हुई है। लेकिन अगर आपने को कहा जाता है कि एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करें तो स्टेप 1 क्या था कि आपने कैलकुलेट करनी थी परसेंटेज यानी कि मोल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या था कि आपने मास ऑफ एलिमेंट को डिवाइड करना था एटॉमिक मास के साथ, तो आपके पास क्या आ जाने थे, मोल्स। तो स्टेप 1 इधर से रीड आउट करें और डिस्कस करें अपनी बुक की एग्जांपल्स के साथ। तो सबसे पहले मैंने एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट लिया, मास ऑफ एलिमेंट को डिवाइड किया एटॉमिक मास के साथ। जैसे ही मास ऑफ एलिमेंट एटॉमिक मास के साथ डिवाइड होगा तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप कार्बन के साथ करेंगे, फिर आप हाइड्रोजन का भी
मास ऑफ एलिमेंट पुट करेंगे, एटॉमिक मास पुट करेंगे, आंसर आएगा। इसी तरह ऑक्सीजन का आप मास ऑफ एलिमेंट पुट करेंगे, नीचे आप टोटल मास पुट करके 3 तरह के मोल्स आ जाएंगे। स्टेप नंबर 1 हो गया, आपने मोल्स कैलकुलेट करने थे और मोल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला था कि आपने मास ऑफ एलिमेंट को एटॉमिक मास के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। स्टेप नंबर 2, अब आपके पास 3 आंसर आए, एक हाइड्रोजन के मोल्स, एक कार्बन के मोल और एक ऑक्सीजन के मोल। इन तीनों आंसर्स में से जिसका आंसर सबसे छोटा होगा आप उसको चूज करेंगे। यानी सेकंड स्टेप क्या है कि आपके पास जो 3 मोल्स आए, इन तीनों मोल्स को आपने इन तीनों मोल्स में से जो सबसे छोटा मोल होगा उससे तीनों मोल्स को डिवाइड कर देना। लेट्स सपोज अगर मैं आपकी बुक की बात करूँ तो आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 3 में कार्बन के मोल्स है 3.41, हाइड्रोजन के मोल्स हैं 4.54 एंड ऑक्सीजन के मोल्स हैं 3.41 ग्राम एटम्स। अब 3.41 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, पहले कार्बन के मोल्स, हाइड्रोजन के मोल्स और ऑक्सीजन के मोल्स, तीनों के मोल्स को आप 3.41 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे ही आप 3.41 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा। अगर अपनी टेक्स्ट बुक को देखिए तो एग्जाम्पल नंबर 3 में एक रेशियो आई है 1:1.33:1। तो 2 स्टेप हो गए। नंबर 1 आपने कैलकुलेट किए मोल्स, और मोल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला था कि आपने मास ऑफ एलिमेंट को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। स्टेप 2, जो मोल्स आ गए उन मोल्स में से जो छोटे मोल्स होंगे, जो सबसे छोटा होगा उससे सबको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। स्टेप नंबर 3, अगर वो जो आंसर आया है वो फ्रैक्शंस में है यानी इशारिया में है, लाइक एग्जाम्पल नंबर 3 में जब मैंने मोल्स को डिवाइड किया था तो मेरे पास आंसर आया 1:1.33:1। इसका मतलब 1 तो ठीक है लेकिन 1.33 था, वो फ्रैक्शन में आ गया। अगर आपके पास डिवाइड करने से मोल्स का जो आंसर आया वो फ्रैक्शन में हो, देन आपने उस आंसर को एक सुटेबल डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये तीसरा स्टेप है। पहले स्टेप में मोल्स कैलकुलेट हुए, स्टेप 2 में वो जो छोटा मोल होगा उससे सबको डिवाइड करेंगे। थर्ड स्टेप में अगर तो आंसर इशारिया में है यानी फ्रैक्शन में, देन आप उसको क्या करेंगे, किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जब आप उसको किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए, तो फिर जो फार्मूला बचेगा वो जो रेशियो आएगी वो आपको बताएगी एलिमेंट्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो बताती है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने जो बुक की एग्जांपल नंबर 3, उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंपली परसेंटेज ऑलरेडी गिवन थी, 40% थी, 4.58% थी एंड 4.5% थी। तो सबसे पहली परसेंटेज किस चीज़ की थी, कार्बन की। तो आपने क्या किया, अगर उसके मोल्स कैलकुलेट करने थे तो आपने कार्बन की जो परसेंटेज थी दैट वाज 40.92, आप 40.92 को 12 से डिवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने कहा अगर मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो मास ऑफ एलिमेंट को डिवाइड करें एटॉमिक मास से। मास ऑफ एलिमेंट आपको गिवन था 40.92, जबकि एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का 12 होता है, तो आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 3.41। इसी तरह सेकेंड आपके पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की आपके पास जो मास गिवन है, मास ऑफ एलिमेंट दैट वाज 4.58। आप डिवाइड करेंगे उसको हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के साथ, जो कि कितना होता है 1.008 होता है। आपके पास क्या आ जाएंगे, मोल्स। इससे 3 वैल्यूज आ गई, 3.41, 4.54 एंड 3.41। 3 आंसर आए। इन तीनों आंसर्स को नेक्स्ट स्टेप में आपने 3.41 से डिवाइड किया। क्यों किया? क्योंकि वो सबसे छोटे मोल्स थे। देन आपके पास आंसर क्या आया, 1:1.33:1। आपने अब सेंटर वाला फ्रैक्शन में था, उसको ख़त्म करने के लिए हम किसी एक ख़ास डिजिट से उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि आपकी बुक में डिस्कस हुआ है 3 से मल्टीप्लाई करें। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1s are 3, 3 को 1.3 से करेंगे तो 3.99 बनेगा, जो राउंड ऑफ होके 4 हो जाएगा, और लास्ट वाला 1 भी 3 से मल्टीप्लाई होके आपके पास 3 होगा। तो आंसर बचेगा, वो बनेगा 3:4:3, यानी 3 कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। तो जो फार्मूला बनेगा वो किस चीज़ का फार्मूला होगा, वो आपके पास कहलाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। जब अब एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, अब आपने क्या करना है, अब आपने कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, यानी n की वैल्यू लेंगे। n जो है उसकी कैलकुलेट करके उसको मल्टीप्लाई किस चीज़ से करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला से। तो क्या चीज़ निकल आएगी आपके पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आप सबसे पहले जो आपके पास आंसर आया 3:4:3। अब आपने क्या करना है, आपने एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर लिया, आपको पता चल गया 3 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। तो 3 कार्बन, एक कार्बन का 12 मास है तो 12 को मल्टीप्लाई 3 से कर लें।
4 हाइड्रोजन तो 4 का मल्टीप्लाई कर लें 1.008 से, और आपके पास ऑक्सीजन का 16 है, यहाँ आपके पास 3 ऑक्सीजन है, तो आप 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 है तो 3 ऑक्सीजन का मिला के हो जाएगा 48। आपने C3H4O3 इन सब के मैसेज को ऐड किया और वो कितना बना 88। आपके पास 88 क्या आया, ये एम्पिरिकल मास आ गया। आपने n लेना है, आपने कहा था n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल मास होगा, एम्पिरिकल फार्मूला तो चलो हमें पता चल गया, n कैलकुलेट करना है। आपने क्या करना है, टोटल मास यहाँ पे 176 फॉर एग्जांपल था, तो आपने 176 को डिवाइड किससे करना है 88 से। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2। आपके पास n आया 2, उस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप अपने एम्पिरिकल फार्मूला से जो पिछले 4 स्टेप्स में कैलकुलेट किया, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो चीज़ आएगी दैट इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इस चीज़ को सामने रखते हुए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की जितनी भी एग्जांपल्स हैं उनको समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।